हेलो फ्रेंड्स, आज मैं धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो धनबाद डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और यह पेपर 25% PRQ कोटा के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो अभी हाल ही में 19 जुलाई 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कैंडिडेट से टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि यहाँ इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द लेंथ आवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज। LHB कोचेज का लेंथ आवर बॉडी कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि यह LHB कोच का बॉडी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंथ आवर बॉडी पूछा गया, यानी 1 इंटू अदर एंड की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह 23,540 mm होता है। वहीं अगर बात करें कि अगर लेंथ आवर कपलर आपसे पूछा जाता, तो लेंथ आवर कपलर जो होता है वह 24,000 mm इसका लेंथ आवर कपलर डिस्टेंसेज होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें कि अगर आपसे विड्थ आवर बॉडी पूछा जाता, तो यहाँ पर 3,240 mm इसका विड्थ आवर बॉडी होता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न में पूछा गया था केवल लेंथ आवर बॉडी, तो 23,540 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सन वैगन फिटेड विथ कैसनब 22W रेट्रोफिटेड बोगी। यानी जो हमारा कैसनब 22W रेट्रोफिटेड के साथ जो आते हैं हमारे कैसनब बोगी, इनका मैक्सिमम व्हील डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है। तो इस केस में अगर ये वाले टाइप्स का अगर आपसे पूछा जाता है पार्टिकुलर, तो इस केस में जो व्हील डायमीटर मैक्सिमम होता है वो 956 mm मैक्सिमम और मिनिमम 906 mm होता है। इस रेंज में इसका व्हील डायमीटर वेरी करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था मैक्सिमम व्हील डायमीटर, तो 956 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जनरल सेंटर ऑन कैसना बोगी। कैसना बोगी पर जनरल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वो कितने होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। सिंपली अगर बात करें हम जनरल सेंटर के रिगार्डिंग, तो जनरल सेंटर के केस में डिस्टेंसेज जो होते हैं दोनों जनरल सेंटर के बीच का, वह 2,260 mm होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे डिस्टेंस बिटवीन साइड बेरर अगर पूछा जाए कैसना बोगी के केस में, साइड बेरर, तो साइड बेरर के केस में यह डिस्टेंसेज होते हैं वह 1,474 mm इसका डिस्टेंसेज होते हैं बिटवीन 2 साइड बेरर्स ऑफ सेम कैसना बोगी। यहाँ पर केवल पूछा गया था जनरल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 2,260 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिसिबल फ्लैट सरफेस ऑन व्हील ट्रेड ऑफ बॉक्सन वैगन्स एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस। यानी जो लेटेस्ट नवीनतम जो इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ पर जो बॉक्सन वैगन के लिए फ्लैट सरफेस का जो परमिसिबल
जो लिमिटेशन रखा गया है कि कितने mm तक हम मैक्सिमम परमिट कर सकते हैं वॉक्सन वैगन केस में, यानी वैगन केस में यहाँ पर, तो वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैगन जो होता है वैगन केस में मैक्सिमम हम 60 mm तक हम मैक्सिमम फ्लैट सरफेस अलाउबल कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। वहीं कोचिंग की अगर बात करें तो कोचेज के केस में यह मैक्सिमम 50 mm ही केवल होता है। तो यहाँ पर वॉक्सन वैगन यानी फ्रेट स्टॉक के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एट व्हाट व्हील डायमीटर रिडक्शन ब्रेक एडजस्टमेंट ऑफ कैस्टना बोगी इज डन, यानी कैस्टना बोगी के व्हील व्यास या कटौती ब्रेक समायोजन किस पर किया जाता है, यानी कब कितना ब्रेक यहाँ पर हमारा चेंजेज अगर व्हील डायमीटर में आता है उसके बाद हमें ब्रेक एडजस्टमेंट कैस्टना बोगी का करना होता है, रिडक्शन करना पड़ता है। तो जब यह लिमिटेशन 18 mm से ज़्यादा अगर हमारा वेरी करता है यहाँ पर, तो उस केस में हमारा जो ब्रेक एडजस्टमेंट को रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट कैस्टना बोगी के अंतर्गत होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेज, LHB कोचों में कितने नंबर्स में शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो LHB कोचों की अगर बात करें हम, तो एक यहाँ पर होता है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जिसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 4 की संख्या में होते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन के पास लगा होता है, इसका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं। एक होता है लैटरल डैम्पर, इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 1, और लास्ट अगर बात करें तो यह डैम्पर जिसका काम होता है बॉडी को बोगी से कनेक्ट करने का काम होता है, जो हमारा बॉडी को रोलिंग मोशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो यो डैम्पर होगा इसका प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में लगे होते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें हम, तो इस प्रकार जो नंबर निकल कर आ रहा है प्रत्येक बोगी में वह 9 की संख्या में प्रत्येक बोगी में डैम्पर लगे होंगे, चूँकि प्रत्येक कोच में 2 की संख्या में लगे होते हैं बोगी। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 18 के नंबर्स में प्रत्येक कोच में हो जाएगा शॉक ऑब्जर्वर्स का संख्या। वहीं अगर आपसे टाइप पूछा जाता है तो टोटल 4 टाइप्स का शॉक ऑब्जर्वर्स यहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। अगर नंबर में पूछे जाते हैं तो 18 नंबर्स में प्रत्येक कोच में शॉक ऑब्जर्वर्स अवेलेबल होते हैं। और टाइप बेसिस पर अगर पूछा जाता है तो 4 की संख्या में 4 टाइप्स का शॉक ऑब्जर्वर्स प्रत्येक LHB कोच में यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें नंबर पूछे गए थे तो यहाँ पर 18 नंबर्स प्रत्येक कोच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल्स दैट इज डिपो 1 ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोचों का जो ट्रिप मेंटेनेंस डिपो 1 शेड्यूल जो किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो डिपो 1 शेड्यूल की अगर बात करें तो आफ्टर एवरी ट्रिप के बाद इसका मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होता है। जबकि डिपो 2 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो यह मेनली 30 ± 3 डेज के अंतराल पर इसका डिपो 2 शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें D3 की तो D3 180 ± 15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर केवल डिपो 1 शेड्यूल के रिगार्डिंग पूछे गए थे, तो आफ्टर एवरी ट्रिप डिपो 1 शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन KE डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व थ्रू बीच सब असेंबली द ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज्ड, यहाँ पर KE टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के अंतर्गत जो इसके सब असेंबली पार्ट जो होते हैं AR ऑक्सिलरी रिजर्वायर वो किसके माध्यम से चार्ज होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होते हैं यहाँ पर कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए कंट्रोल रिजर्वायर लगा होता है और एक पाइप जाता है जिसका कनेक्शन AR से होता है, और यहाँ पर हमारा ब्रेक पाइप का कनेक्शन होता है जिससे यहाँ पर ब्रेक पाइप से प्रेशर DB को पहले भेजा जाता है और DB के माध्यम में लगे जितने भी वाल्व होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पर प्रेशर का मॉनिटरिंग किए जाते हैं, यानी कि कंट्रोल रिजर्वायर को भेजना हो, AR को भेजना हो, और ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भी ब्रेक DB डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। मेनली अगर बात करें तो एक KE टाइप्स का DB और एक अगर बात करें तो C3W
टाइप के डीबी का प्रयोग मेनली यूज में लिए जाते हैं वर्तमान के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो के टाइप्स के डीबी के रिगार्डिंग पूछा गया है कि के टाइप्स के जो डीबी है इसमें जो टैंक्स लगा होता है, रिजर्वायर, उसको डीबी के कौन से असेंबली पार्ट्स के द्वारा यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि अगर बात करें हम के टाइप्स डीबी के मेनली यहाँ पर हम देखेंगे तो के टाइप्स के डीबी के अंदर जो मेन सब असेंबली होते हैं वो होते हैं 3 प्रेशर वाल्व, यू कंट्रोलर, आर चार्जर, ए कंट्रोलर, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर लिमिटर, इसके बाद चोक कवर और एक लास्ट जो होता है क्यूक रिलीज वाल्व होता है। ये सारे के टाइप डीबी के सब असेंबलीज होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर कि के टाइप्स के कौन से सब असेंबली के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो यह मेनली आर चार्जर के माध्यम से, आर चार्जर जो सब असेंबली होते हैं इनके माध्यम से को चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आपसे प्रश्न में कंट्रोल रिजर्वायर का पूछा जाता कि कंट्रोल रिजर्वायर के टाइप डीबी के कौन से सब असेंबली के द्वारा चार्ज किए जाते हैं, तो यह मेनली ए कंट्रोलर जो होता है इसका सब असेंबली कंट्रोलर, इसके माध्यम से को चार्ज किया जाता है। इसके बाद इसमें एक होता है जो मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, इसका काम होता है कि ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत मैक्सिमम प्रेशर जो 3.8 का है इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो। यह फंक्शन के सब असेंबली पार्ट जो होता है मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर का काम होता है। तो इस प्रकार सारे फंक्शन को आप देख सकते हैं। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर केवल के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो के रिगार्डिंग यहाँ पर आर चार्जर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक क्लोज सर्किट रेक एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन। शुरुआती स्टेशन पर जो क्लोज सर्किट रेक के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो क्लोज सर्किट यानी सीसी को हम क्लोज सर्किट के तौर पर हम डिनोट करते हैं। इसके अंतर्गत मेनली ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100% और इन रूट में 90% होना चाहिए मिनिमम ब्रेक पावर। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो बीपीसी इशू किए जाते हैं क्लोज सर्किट के अंतर्गत वो येलो कलर पेज पर इशू किया जाना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो क्लोज सर्किट रेक का जो एग्जाम्पशन के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होते हैं वह 100 मैन आवर पर रेक का रिक्वायरमेंट होता है। इसके साथ साथ जो क्लोज सर्किट रेक के लिए जो वैलिडिटी पीरियड रखा गया है वह 30+5 या 35+5 डेज होते हैं। जबकि किलोमीटर बेसिस पर अगर बात करें तो यह नॉर्मली 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक रेक टू रेक या डिस्टेंसेस वेरी करते हैं। साथ ही साथ क्लोज सर्किट रेक के केस में ये भी देखा जाता है कि जो लोको पायलट या गार्ड है जब क्लोज सर्किट रेक उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो प्रॉपर किलोमीटर उसके बैक पेज पर मेंशन किया जाना चाहिए। अगर वह प्रॉपर रूप से मेंशन नहीं करते हैं तो इस प्रकार के बीपीसी को केवल और केवल 20 डेज का वैलिडिटी समझा जाएगा। यहाँ पर केवल पूछा गया था ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर ब्रेक पावर परसेंटेज, तो 100% यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कंडमिंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इन गुड्स ट्रेन, यानी फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है इनका कंडमिंग लिमिट्स कितना होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो गुड्स ट्रेन के अंतर्गत मेनली 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम का प्रावधान वर्तमान में है। एक है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम और एक है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे कि जो BMBS के केस में के टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, वही अंडर फ्रेम माउंटेड में एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। के टाइप्स की अगर बात करें हम तो के टाइप्स का जो ब्रेक ब्लॉक का थिकनेस नए कंडीशन में 58 mm, कंडम कंडीशन में यह 12 mm होता है। वहीं अगर बात करें हम एल टाइप के केस में, तो एल टाइप का जो केस में है एल टाइप में नए कंडीशन में 60 mm और कंडम कंडीशन में 10 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम
अंडर फ्रेम माउंटेड जो एल टाइप के ब्रेक ब्लॉक्स है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है वह 0.17 और के टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो 0.25 होता है। तो इस प्रकार आप सारे डायमेंशन यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों केसों में। चूँकि यहाँ पर कंडमिंग लिमिट्स पूछा गया था फ्रेट स्टॉक के रिगार्डिंग, तो एक के केस में 12 mm और एक के केस में 10 mm होता है। चूँकि अगर मिनिमम के केस में अगर लिया जाए तो मिनिमम के केस में यहाँ पर 10 mm यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो सी एवं डी दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ अ लोडेड बीसीएन वैगन। लोडेड बीसीएन वैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर हम दोनों केसों में अगर बात करें कि एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होना चाहिए वो 85 ± 10 mm होना चाहिए। वहीं लोडेड कंडीशन में यह 130 ± 10 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है। क्योंकि प्रश्न लोडेड कंडीशन में है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 130 ± 10 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सोल बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम। एलएचबी कोचों का जो सोल बार का निर्माण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? सोल बार जो कि अंडर फ्रेम का हिस्सा होता है और अंडर फ्रेम का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एलएचबी कोचों के केस में वह मेनली कॉटन स्टील या IRSM 41 के माध्यम से किया जाता है। कॉटन स्टील या IRSM 41 के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसके थिकनेस का तो इसका थिकनेस 6 mm सोल बार का थिकनेस होता है। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर साइड वाल या इंड वाल या रूफ स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर पूछा जाता तो फेरेटिक स्टील SS 409M का प्रयोग किया जाता है, जबकि रूफ सीट और थोरोफ्लोर की अगर बात करें तो इस केस में ऑस्टेनेटिक स्टील जिसे हम SS 304 के नाम से जानते हैं उसका प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोच इज, यानी AC LHB कोचों में जो फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं वो DCP टाइप्स का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D जितने भी प्रकार के फायर 4 टाइप्स के होते हैं इनको बुझाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लास A में मेनली जो हमारा आता है वह वुड, प्लास्टिक्स, पेपर्स, क्लोथ्स वगैरह के जो फायर्स होते हैं उसे क्लास A में रखा जाता है, जबकि क्लास B की अगर बात करें तो इस केस में मेनली जो फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल, डीजल्स वगैरह होते हैं इनको यह शामिल किया जाता है, जबकि क्लास C के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो फायर्स होते हैं इनको शामिल किया जाता है, जबकि क्लास D के अंतर्गत मेनली जो मेटल्स रिलेटेड जो फायर्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इन सबको क्लास D के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फायर्स होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में इसका शेप होता है और इसमें मेनली ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल के कॉम्बिनेशंस के बाद फायर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी रिफिल्ड, यानी जो अग्निशामक यंत्र को कब दोबारा भरना चाहिए? तो आफ्टर 1 ईयर के इंटरवल पर इसका रिफिलिंग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडमिंग लिमिट ऑफ EM पैड। EM पैड यानी इलास्टोमेरिक पैड का यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो प्राइमरी सस्पेंशन के तौर पर फेड स्टॉक के अंतर्गत कैसना बोगी में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका कंडमिंग लिमिट नए कंडीशन में अगर बात करें तो 46 mm फ्री हाइट होता है, वहीं कंडम कंडीशन में फ्री हाइट 42 mm होना चाहिए। जब यह 42 mm सर पहुंच जाता है तो इसके बाद हम इसको सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा EM पैड के कंडम करने के कुछ अलग कंडीशन की अगर बात करें, पहला कंडीशन होता है कि रबर पैड जो है वह क्रस्ट कर गया हो। सेकेंड कंडीशन यह होता है कि जो रबर सरफेस जो होता है
उस पर मोर देन 50 mm के कोई क्रैक्स यहाँ पर डेवलप हो गया हो, तो उस केस में भी हम ईएम पैड को कंडेम कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये देखा जाता है कि जो ईएम पैड के ऊपर जो किसी भी डायरेक्शंस में जो बॉन्ड फेलियर है वो 40 mm से ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उस केस में भी हम ईएम पैड को सर्विस से कंडम कर सकते हैं। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज द रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड। रेल स्प्रिंग कारखाना की अगर बात करें तो यह मेनली सिथौली ग्वालियर के अंतर्गत सिचुएटेड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के अंतर्गत है। एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। आरडब्ल्यूपी रेल व्हील प्लांट्स बेला बिहार के अंतर्गत है। वहीं आरडब्ल्यूएफ की अगर बात करें रेल व्हील फैक्ट्री, जिसे हम व्हील एंड एक्सल प्लांट के तौर पर पहले जानते थे, यह मेनली यलहंका बेंगलोर के अंतर्गत सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, बियॉन्ड विच टेम्परेचर इज द एक्सल बॉक्स कंसीडर हॉट बॉक्स। किस तापमान से अगर बियॉन्ड ऊपर जाता है तो उस केस में एक्सल बॉक्स को हॉट एक्सल बॉक्स के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो कोचेस के केस में हम बात करें तो कोचेस के केस में अगर टेम्परेचर एक्सल बॉक्स का 80 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है तो, और वहीं वैगन की अगर बात करें हम तो 90 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है एक्सल बॉक्स के, तो उस केस में हम उसे एक्सल बॉक्स हॉट बॉक्स के तौर पर कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंस होते हैं टू एक्सल बॉक्सेस का, उनको भी केस सिनारियो में लिया जाता है कि जब यह 16 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस से एबव होने पर हम टू डिफरेंट एक्सल के बीच अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा का पाया जाता है तो उस केस में भी हम सर्विस से विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैक्सिमम कोचिंग के केस में 80 डिग्री सेल्सियस के केस में हम उसे हॉट बॉक्स के तौर पर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ वीएलसी वैगन। वीएलसी वैगन यानी यहाँ पर बात करें हम तो बोगी लो कंटेनर वैगन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर इस केस में जो मैक्सिमम जो व्हील डायमीटर होता है वो 840 mm और मिनिमम 6780 mm होता है, 780 mm इसका व्हील डायमीटर होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया था तो 840 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर तो आईसीएफ कोच के केस में यह 915 से लेकर 825। एलएचबी की अगर बात करें हम तो यह 915 से लेकर 845 mm। वही वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें कोचेज का तो इस केस में 952 mm से लेकर 877 mm तक इसका व्हील डायमीटर्स लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीबीसी इज। एच प्रकार के जो सीबीसी है इनका हॉलिंग कैपेसिटी कितना होता है, तो इनका हॉलिंग कैपेसिटी 9000 टन इसका हॉलिंग कैपेसिटी होता है। साथ ही साथ यह एंटी क्लाइंब फीचर्स के साथ यह आते हैं और इसका प्रयोग जो एच टाइप सीबीसी है इसका प्रयोग हम एलएचबी कोचों में करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 9000 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन ब्रेक पाइप इज। यानी रेक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान जो ब्रेक पाइप में मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड होते हैं ब्रेक पाइप के अंतर्गत वह होते हैं 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेक पाइप के अंतर्गत ड्रॉप मैक्सिमम अलाइबल होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन एक्सल वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट ऑफ एलएचबी कोच व्हाट डू यू फर्स्ट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एलएचबी कोच के एक ब्रेक डिस्क जो कि एक व्हील सेट्स के ऊपर में अगर ब्रेक बांधने की समस्या आता है तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए, तो सबसे पहला अगर बात करें हम तो डंप वाल्व को यहाँ पर चेक किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू। ब्रेक एक्सीलेटर किससे कनेक्टेड होता है? तो ब्रेक एक्सीलेटर मेनली बीपी पाइप, ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है और यह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के लिए जो केबल लगा होता है उसका नाम है फ्लेक्स बॉल केबल। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका नंबर की अगर बात करें तो प्रत्येक 2 की संख्या में होता है और यह डायगोनली बेसिस पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कट अप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। कट अप एंगल कॉक जो होता है वह मेनली दोनों एंड पर एफपी एंड ब्रेक पाइप के लिए लगा होता है। तो यहाँ पर टोटल दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट। जब क्विक रिलीज वाल्व के द्वारा मैनुअली रिलीज किया जाता है तो इस केस में कंट्रोल रिजर्वायर यानी CR का प्रेशर वेंट आउट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी इज। ICF कोच बोगी का जो हेलिकल स्प्रिंग का जो कलर कोड होगा इसे 3 ग्रुप में मेनली बांटा गया है, A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप। A ग्रुप में सिंपली येलो कलर, सेकेंड में ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर और C में ग्रीन कलर का हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर तीनों यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय। व्हील्स का जो लेटरल मूवमेंट होता है उसे किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है? तो यह मेनली एक्सल गाइड के माध्यम से यह कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीन्स ऑफ WRA। WRA का मतलब यहाँ पर होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस केस में अगर बात करें WRA के केस में तो मिनिमम प्रेशर जो होता है रिक्वायर्ड फॉर WRA वह 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यह होता है मिनिमम के केस में, और 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यह होता है मैक्सिमम के केस में। यानी मैक्सिमम एवं मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर वाटर रेजिंग एपरेटस यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रे डायमीटर ऑन सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन। यानी मालगाड़ियों केस में सेम एक्सल पर नए व्हील डायमीटर्स का जो परमिसिबल वेरिएशन होता है डायमीटर के केस में वो कितना होगा? तो वैगन की यहाँ पर देखेंगे तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी पर 13 mm या डिफरेंट बोगी ऑफ अ सेम वैगन तो यहाँ पर 25 mm हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि सेम एक्सल में पूछा गया था तो 0.5 mm इसका करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज। डंप वाल्व का जो एप्लीकेशंस है अनुप्रयोग है वह बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेज। LHB कोचों में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर लगा होता है? तो इसमें H टाइप के सेंटर बफर कपलर लगे होते हैं। और इसका अगर बात करें हॉलिंग कैपेसिटी का तो 9000 टन इसका हॉलिंग कैपेसिटी होता है और यह मेनली EAR बेस्ड H टाइप CBC होते हैं और यह एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज फीचर्स। तो यहाँ पर एंटी क्लाइमिंग फीचर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विड्थ ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी जो कि LHB कोच में प्रयोग किया जाता है, इसका अगर बात करें विड्थ का तो इसमें जो विड्थ लगे होते हैं इसका विड्थ जो होता है वह मेनली
3030 mm इसका विड्थ होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स। डैम्पर्स का क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है कि जो सस्पेंशन है वह इंक्रीज करता है। सेकेंड यहाँ पर यह है कि जो राइडिंग इंडेक्स है वो इसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा जब हमारा सस्पेंशन इंक्रीज करेगा। थर्ड यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो हमारा अगर राइडिंग इंडेक्स बेटर होता है तो इसके बाद हमारा जो कंफर्टनेस है वो काफ़ी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वह पूछे गए कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक्स फिटेड इन AC 3 टियर। AC 3 टियर में अंडर फ्रेम में माउंटेड जो वाटर टैंक्स होते हैं इनका कैपेसिटी होता है 685 लीटर। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑफ विच ब्रेक बान द क्यू कपलिंग इज द पार्ट। क्यू कपलिंग जो कौन से ब्रेक बान में होते हैं इनका पार्ट्स, तो शुरुआत में यहाँ पर BBZC में था, फिर इसके बाद BBZI और अभी रिसेंट में जो लाया गया है ब्रेक बान फेट स्टॉक के लिए वो BBCM, इसमें भी क्यू कपलिंग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर तीनों यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में केवल और केवल BBZC मौजूद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन के केस में लेंथ अवर हेड स्टॉक कितना होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यह इसका बॉक्सन वैगन का बॉडी है। लेंथ अवर हेड स्टॉक की अगर बात करें हम तो यह 9784 mm इसका लेंथ अवर हेड स्टॉक यानी लेंथ अवर बॉडी होता है। वहीं लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें हम तो यह 10,713 mm इसका लेंथ अवर कपलर इसका डिस्टेंसेज होते हैं। यहाँ पर केवल प्रश्न पूछा गया था लेंथ अवर बॉडी, तो 9,784 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ग्रॉस लोड ऑफ बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन का जो ग्रॉस वेट होता है वो कितना होता है। तो ग्रॉस वेट यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले अगर बात करें हम बॉक्सन वैगन का टियर वेट जो होता है वो 23.2 टन होता है। पे लोड की अगर बात करें हम तो पे लोड कैपेसिटी जो होता है बॉक्सन वैगन का वो 58.08 टन होता है, 58.08 टन होता है। वहीं अगर बात करें हम ग्रॉस वेट का, तो ग्रॉस वेट जो होता है वह टियर वेट प्लस पे लोड का दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो जो रिजल्ट आता है वह इसका ग्रॉस वेट कहलाता है। यानी दोनों को जब ऐड करेंगे तो 81.28 टन इसका ग्रॉस वेट निकल कर आएगा। जो कि इस प्रश्न की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया, यानी जो बॉक्सन वैगन के लिए जो ग्रॉस वेट होगा वो 81.28 टन होगा। ग्रॉस वेट टियर वेट प्लस पे लोड का समेसन होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि अगर आपसे एक्सल लोड पूछा जाता तो एक्सल लोड जो होता है वह ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सल्स होता है। जब आप ग्रॉस वेट को नंबर ऑफ एक्सल से डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका उस वैगन के लिए प्रॉपर एक्सल लोड कैपेसिटी निकल कर आ जाएंगे। इस प्रकार की अगर बात करें बॉक्सन के केस में जिसमें हमारा ग्रॉस वेट 81.28 टन है, तो इस केस में जो ग्रॉस हमारा एक्सल लोड कैपेसिटी होगा वो 20.32 टन निकल कर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। दुर्घटना नियमावली में जो ट्रेन पार्टिंग कौन से क्लासेस में आते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ट्रेन पार्टिंग को मेनली 16 क्लासेस में रखे गए हैं, जिसमें से आई एंड ओ को समाप्त कर दिया गया या केवल 8 से लेकर 8 तक की क्लासेस को शामिल किया गया है। और यहाँ पर हम अगर बात करें कि जो ट्रेन पार्टिंग है वो मेनली जे क्लास के अंतर्गत आता है। जे क्लास के अंतर्गत मेनली फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम अलग दूसरे क्लासेस का, तो क्लास ए के अंतर्गत कोलिजन, क्लास बी के अंतर्गत फायर एंड ट्रेन,
क्लास डी के अंतर्गत डेवलपमेंट्स को शामिल किया जाता है, जबकि क्लास एफ जी एच जो कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स का पार्ट्स है, जिसमें क्लास एफ में एवर्टेड कोलिजन को शामिल किया जाता है। क्लास जी के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, क्लास एच के अंतर्गत सिग्नल पासिंग एट डेंजर कंडीशन, क्लास जे में ऑलरेडी फेलियर ऑफ रोलिंग एंड इंजन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वहीं क्लास के की अगर बात करें तो क्लास के अंतर्गत फेलियर ऑफ पीबे और क्लास पी के अंतर्गत कैजुअलिटीज़ को शामिल किया गया है, जबकि क्लास सी की अगर बात करें तो ट्रेन रनिंग इन टू रोड ट्रैफिक को इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार की क्लासेस को यहाँ पर डायरेक्ट बेसिस में प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड वैगन फर्स्ट पीरियोडिक ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी इज। जो नए बने बॉक्स एंड वैगन का यहाँ पर पहला पीओएच 6 वर्ष के अंतराल पर, इसके बाद अगर बात करें तो सब्सिक्वेंट पीरियड में 4.5 ईयर्स पर इसका किया जाता है। यहाँ पर चूंकि नए कंडीशन में पूछा गया था तो न्यूली कंडीशन में यह 6 ईयर्स के अंतराल पर इसका पहला पीओएच किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर वैगन फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी इज। कंटेनर वैगन का जो पहला पीओएच जो होता है न्यूली कंडीशन में वो 6 ईयर्स में किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम अगर तो जो नेक्स्ट जो किया जाता है वो किया जाता है 4.5 ईयर्स में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा न्यूली कंडीशन में वो 6 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टॉर्क वैल्यू ऑफ सीटीआरबी यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग कैप स्क्रू का यहाँ पर टॉर्क वैल्यू पूछा गया, जो कि 40 kg मीटर इसका टॉर्क वैल्यू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सी क्लास ओडीसी सेल बी मूव्ड ड्यूरिंग। सी क्लास ओडीसी का मूवमेंट कब किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ओडीसी यानी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट की यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसमें नेट क्लियरेंस एवं ग्रॉस क्लियरेंस के आधार पर मेजरमेंट के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि यह कौन से क्लासेस के अंतर्गत आएगा, ए क्लास ओडीसी, बी क्लास ओडीसी या सी क्लास ओडीसी। जब यह निर्धारित हो जाता है कि कौन सा पार्टिकुलर क्लासेस के अंतर्गत है, फिर उसी के अनुसार उस प्रकार के ओडीसी का मूवमेंट कराया जाता है। यहाँ पर बात करें ए क्लास ओडीसी का, तो इसका जो लिमिट जो स्पीड लिमिट रखा गया वह सेक्शनल स्पीड की लिमिट पर रखा गया है। साथ ही साथ इसका मूवमेंट डे एवं नाइट दोनों के दौरान किए जाते हैं। साथ इसमें किसी प्रकार के एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं। जबकि बी क्लास ओडीसी की अगर बात करें हम तो इसका जो स्पीड लिमिट रखा गया वो 40 kmph मैक्सिमम रखा गया है और इसका भी मूवमेंट डे एवं नाइट्स में कराया जाता है, लेकिन इसमें केवल एस्कॉर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होते हैं। वहीं क्लास सी की अगर बात करें हम तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट रखा गया है वो केवल और केवल 25 kmph रखा गया है और इसका मूवमेंट केवल और केवल डे लाइट्स दिन के उजाले में किया जाता है विथ एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ। तो यहाँ पर तीनों को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल सी क्लास ओडीसी के लिए पूछा गया था तो यहाँ पर इसका मूवमेंट डे लाइट्स में किया जाएगा 25 kmph के साथ में एस्कॉर्टिंग स्टाफ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन सीटीआरबी द ग्रीस यूज पर एक्सल बॉक्स इज। सीटीआरबी में पर एक्सल बॉक्स ग्रीस का क्वांटिटी कितना यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेट स्टॉक की अगर बात करें तो फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत मेनली ई टाइप्स के सीटीआरबी और एक के टाइप के सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। ई टाइप के सीटीआरबी की अगर बात करें तो इसमें ग्रीस का जो क्वांटिटी होता है वह 390 ±20 ग्राम्स में इसका प्रत्येक एक्सल बॉक्स में यहाँ पर ग्रीस का क्वांटिटी यूज में लिए जाते हैं। वहीं क्लास के की अगर बात करें तो 290 ±20 ग्राम्स का प्रयोग किया जाता है। चूँकि यह प्रश्न जो पूछा गया था वो पुराने ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं, उस दौरान जो सीटीआरबी में जो ग्रीस क्वांटिटी यूज में लिया जाता था वो 455 ±30 ग्राम्स का प्रयोग किया जाता था। तो उस बेसिस पर यहाँ पर अगर देखा जाता है तो उस बिहार पर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम नए ट्रेंड और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ई क्लासेस के सीटीआरबी में 390 ±20 ग्राम्स और के टाइप्स में 290 ±20 ग्राम्स का यहाँ पर क्वांटिटी ग्रीस का यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडेमिंग डायमीटर ऑफ बीटीपीएन व्हील इज। बीटीपीएन
में जो चक्कों का प्रयोग किया जाता है इसका कंडमिंग लिमिट्स कितना होता है, तो नए कंडीशन में 1000 mm, कंडम कंडीशन 906 mm पर हम इसको सर्विस से कंडम करते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ ऑन मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो कोचेज का जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है वो 18 मंथ्स के अंतराल पर इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन ICA बोगी। ICA बोगी का यहाँ पर व्हील बेस पूछा गया है। तो ICA बोगी का जो व्हील बेस होता है 2896 mm इसका व्हील बेस होता है। वहीं LHB की अगर बात करें हम तो LHB का 2560 mm। वहीं अगर आपसे वंदे भारत की अगर पूछा जाता है तो 2700 mm इसका व्हील बेस होते हैं। वहीं कैसना बोगी की अगर बात करें हम तो 2000 ±5 mm इसका व्हील बेस होते हैं। प्रश्न में केवल ICA बोगी का पूछा गया था, तो 2896 mm ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द इंटरवल फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स का जो यहाँ पर क्लीनिंग का इंटरवल जो रखा गया है वह 1 मंथ के इंटरवल पर इसका क्लीनिंग किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज। जो LHB कोच में जो CBC लगा होता है वह मेनली H टाइप के CBC लगे होते हैं जिनका हॉलिंग कैपेसिटी 9000 टन होता है और ये एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। इसमें जो बोथ पुलिंग एंड बफिंग एक्शन दोनों का यहाँ पर एक साथ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। एंटी रोल बार की अगर बात करें फंक्शन का तो यह मेनली जो कोचेज के जो रोलिंग मोशन होते हैं इनके प्रिवेंट करने का काम करते हैं, यानी टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द NRB इज प्रोवाइडेड इन, यानी नॉन टर्न वाल्व कहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ पर फीड पाइप हो गया है। फीड पाइप में यहाँ पर डट कलेक्टर लगा होता है जिससे प्रेशर क्लीन होकर आगे ब्रांच पाइप में जाते हैं। यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है जिससे हम पर्टिकुलर ब्रांच पाइप को आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एयर टैंक का कनेक्शन होता है। एयर टैंक से जस्ट पहले NRB लगा होता है। NRB का सिंपली काम होता है कि जो फीड पाइप से प्रेशर आता है उससे एयर टैंक में जाने देता है, लेकिन रिटर्न इसको आने नहीं देता है। और यह मेनली NRB जो होता है वो FP लाइन में लगा होता है, फीड पाइप के लाइन्स ब्रांच पाइप के लाइन्स में यह मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी कोचिंग स्टॉक जिसमें ह्यूमन लाइफ का यहाँ पर शामिल हो तो उसका इंक्वायरी जो होता है वो CRS कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाता है। यह मेनली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर यह कार्यरत होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड द ट्रैक्शन लिंक्स, तो इस केस में क्या करेंगे जब जो साइलेंट ब्लॉक्स है ट्रैक्शन लिंक्स का वह शिफ्ट कर गया हो वन साइड ट्रैक्शन लिंक्स के केस में, तो उस केस में हम इसको मस्ट रिप्लेस करना चाहिए। ये यहाँ पर सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग डोर्स कैन बी एडजस्टेड बाई, यानी स्लाइडिंग डोर्स का जो मूवमेंट होता है उसे किस प्रकार से एडजस्टेड किया जा सकता है। तो जो इसके अंतर्गत जो सिलेंडर लगे होते हैं इनको स्क्रू को एडजस्ट करके हम स्लाइडिंग डोर्स का एडजस्ट कर सकते हैं मूवमेंट को।
तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा एडजस्टिंग ऑफ सिलेंडर स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स इज। आईसीएफ के जो इंड बॉडी के ऊपर जो येलो स्ट्रिप लगा होता है इसका पर्पस होता है एंटी टेलीस्कोपिक, यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का उद्देश्य होता है फॉर डाउन हैंड बिल्डिंग, डाउन हैंड बिल्डिंग करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी एक्सल। एलएचबी के एक एक्सल के ऊपर कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड होते हैं, तो एक एक्सल पर मेनली 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। अगर ब्रेक डिस्क की अगर बात करें हम तो इस प्रकार के राउंड ऑफ शेप में होते हैं और इसका डाया जो होता है 640 mm। थिकनेस की अगर बात करें हम तो थिकनेस 110 mm नए कंडीशन में, 96 mm होने पर इसको हम सर्विस से कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बने होते हैं जो ब्रेक डिस्क वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो फिन्स लगे होते हैं छोटे छोटे ब्रेक डिस्क के ऊपर वह मेनली ब्रेकिंग के दौरान जो हीट जनरेट होता है उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके, इस पर्पस को देखते हुए ब्रेक डिस्क के ऊपर फिन्स छोटे छोटे लगे होते हैं। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि 3 कंटिन्यूअस ब्रोकन फिन्स को सर्विस में अलाउ नहीं कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर केवल प्रश्न पूछा गया था कि एक एक्सल पर ऊपर कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, तो 2 की संख्या में प्रत्येक एक्सल में ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन। ब्रेक सिस्टम में जो बाईपास सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है, तो बाईपास सिस्टम जो होता है चाहे एपी पाइप ब्रोकन हो, बीपी पाइप ब्रोकन हो, होज पाइप ब्रोकन हो, तो इस सारे सिनारियों में हम बाईपास सिस्टम को हम यहाँ पर अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस यानी PEASD प्रोवाइडेड इन एलएचबी कैन बी सेट। एलएचबी कोच में प्रोवाइड किए गए पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को रीसेट कहाँ से किया जा सकता है, तो जहाँ से इसको चेन पुलिंग प्रॉपर किया गया है वहाँ से इसे रीसेट किया जा सकता है, यानी द फ्रॉम द पॉइंट बियर चेन पुलेड। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस शोज 72 कोड्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, यदि WSP के माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर 72 कोड्स अगर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। 73 का मतलब होता है परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल। 99 का मतलब है होल सिस्टम पर वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम अगर परफेक्ट रूप से कार्यरत होंगे तो उस दौरान जो माइक्रो प्रोसेसर पर कोड इंडिकेट करेगा वो 99 शो करेगा। 95 की अगर बात करें तो यह मेनली वोलाटाइल फॉल्ट्स को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार आप सारे कोडेड को याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बेसिस पर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ पर केवल 72 पूछा गया था, तो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है जो कि मैथमेटिक्स से पूछा गया है द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose sides make right angles are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ईच। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC यहाँ पर हम ले लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जो उसके साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप साफ तक देख सकते हैं कि जो AB वाले पोर्शन और BC वाले जो पोर्शन होंगे वही एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक दूसरे का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो AB वाले पोर्शन है इससे हम 15 लेंगे और BC वाले को 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पार्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर पेरीमीटर पूछा गया है। यहाँ पर जो सबसे पहले हमें पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड्स के समेसन होते हैं। चूँकि यहाँ पर AC नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम AC का यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो AC के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर होता है सिंपली
हाइट, बेस और हाइपोटेनस में एक इक्वेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दिया जाता है, जिसके अनुसार AC का स्क्वायर जो होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर AC का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और AB जो हाइट का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर सिंपली 225 आ जाएगा और बेस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर सिंपली 400 आ जाएगा। दोनों का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपली 625 आएगा जो कि AC स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिंपली AC को निकालने के लिए 625 को अंडर रूट में रखेंगे तो यहाँ पर आपका 25 निकल कर आएगा। 25 सिंपली यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि तीनों डायमेंशन यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया, तीनों को आप ऐड करेंगे यानी AB प्लस BC प्लस AC, यही राइट एंगल ट्रायंगल्स का यहाँ पर पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप, जो कि यहाँ पर निकल कर आएगा, वह निकल कर आएगा सिंपली 60 mm, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर्स एंड अनदर टैप्स कैन एम्प्टी इन 16 आवर्स। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो नल है वो किसी टंकी को फिल करता है 8 आवर्स में और एक दूसरा है वो 16 आवर्स में खाली करता है। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों बोथ द टैप्स आर ओपन, दोनों अगर नल खुला हुआ है तो उस केस में जो टाइम पीरियड लगेगा टैंक्स को फिल करने में वो कितना टाइम पीरियड लगेगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक जो है फिल कर रहा है, दूसरा है जो कि उसके एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पर फिल करने वाले को यहाँ पर प्लस इंडिकेट करेंगे और एम्प्टी करने वाले को सिंपली हम नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे। फिल करने वाला 8 आवर्स में से फिल करता है और एम्प्टी करने वाला 16 आवर्स में यहाँ पर एम्प्टी करता है प्रॉपर टंकी को। यहाँ पर यह जो है वह इसके टाइम फ्रेम दिया गया है, कितने टाइम फ्रेम में यह वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले टैंकी का जो कैपेसिटी होगा वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली कैपेसिटी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेने पर यहाँ पर सिंपली 16 निकल कर आएगा, यानी 16 यह टंकी का कैपेसिटी यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो टंकी में फिल किया जा सकता है वो 16 क्वांटिटी में यहाँ पर फिल किया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर टाइम दिया गया तो इफिशियंसी निकालने के लिए फिल करने वाले नल का तो 8 घंटे में वो फिल करता है, तो इसका जो इफिशियंसी होगा वो 2 आवर्स बराबर यहाँ पर हिसाब से वो फिल करता होगा, तभी जाकर वो 8 घंटे में 16 वर्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकल कर आएगा 2 की संख्या में यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आएगा फिल करने वाले नल का। जो कि एम्प्टी करने वाले की अगर बात करें हम तो इसका एफिशिएंसी 1 के हिसाब से यहाँ पर आवर यहाँ पर रिड्यूस करता है, तभी जाकर वो 16 आवर्स में वह प्रॉपर टंकी को खाली कर देगा। अब यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर बोथ द टैप्स आर ओपन, दोनों टैप एक साथ ओपन किया जाता है, तो प्रॉपर 16 जो है इनको भरने में कितना टाइम फ्रेम लगेगा। तो यहाँ पर दोनों को जब ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर 2 - 1 सिंपली आ जाए, जो कि एक साथ दोनों करने पर केवल 1 घंटे में एक ही भर पाएगा। तो 16 को भरने के लिए सिंपली 16 घंटे की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ tan x इक्वल टू cot 48 डिग्री प्लस 2x एंड 0 डिग्री लेस देन x लेस देन 90 डिग्री देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी यहाँ पर बोला गया कि एक इक्वेशन दिया गया है tan x जो कि इक्वल है cot 48 प्लस 2x डिग्री के इक्वल है। इसमें x का जो वैल्यू है वह 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू x का फाइंड आउट करना है, कितना x का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एक यहाँ पर इस प्रकार से इक्वेशन यहाँ पर होता है, जो कि हम जानते हैं जब ट्रिगोमेट्री आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि tan थीटा जो इक्वल होता है cot थीटा इनटू जो 90 माइनस थीटा के इक्वल होते हैं। इसी इक्वेशन को यहाँ पर हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर tan x जो दिया गया है tan x के जगह पर यहाँ पर सिंपली हम cot 90 माइनस x यहाँ पर रखेंगे, जो कि इक्वल है यहाँ पर सिंपली cot 48 प्लस
2x के इक्वल है। यहाँ पर सिंपली दोनों में जो हमारा cot x कॉमन है तो cot x यहाँ पर हट जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा निकल कर आएगा वो 90 माइनस एक्स इक्वल होगा 48 प्लस 2x के। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 90 माइनस एक्स इक्वल टू 48 प्लस 2x के। यहाँ पर आपका 3x निकल जाएगा, 3x जो इक्वल होगा वह सिंपली 42 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 14 डिग्री निकल कर आएगा, जो कि हमारा 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री के बीच में है। ये यहाँ पर एक हमारा रेंज दे रखा था जो कि दोनों के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब आपसे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अगर पूछा जाए कि इसका यहाँ पर कितना वैल्यू आ सकता है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की जो वैल्यू होता है सिंपली वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका इक्वल होता है। चूँकि एक्स वाई यहाँ पर दिया गया लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये दोनों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि आप जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है होल स्क्वायर वो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम सिंपली दोनों को रख देंगे यहाँ पर। तो दोनों को आप रखने पर जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रहने देंगे और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है जो कि यहाँ पर 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि जो 16 के स्क्वायर इक्वल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 6 निकल कर आएगा, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर सिंपली हमारा 22 निकल कर आएगा, जो यहाँ पर हमें पुट करना है। अब यहाँ पर हम एक एक करके दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहाँ पर हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो फॉर्मूला होता है वह सिंपली एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो चूँकि यहाँ पर हमारा एक्स और माइनस वाई का वैल्यू 4 यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अभी हम निकाल कर 22 लाए हैं और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर हमारा 3 दिया गया है। तो यहाँ पर सिंपली 4 इंटू 25 आ गया है जिसका वैल्यू निकल कर 100 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 9,920 रुपीज आफ्टर 2 years एंड 12,800 आफ्टर 5 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी यहाँ पर बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से कोई प्रिंसिपल जो है धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाता है। तो उस केस में वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि पर एनम जो हमारा रेट इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो यहाँ पर बताने हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर हम एक एक करके जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि 2 years के बाद 9,920 रुपये और 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाते हैं। तो 12,800 जो है यह 5 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये यह कि 2 वर्ष के बाद होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम घटाएंगे तो यहाँ पर 3 years का हमारा ब्याज निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो आपका सिंपली जो निकल कर आएगा
वो 2880 रुपये निकल कर आएगा। जब आप 3 से यहाँ पर कट करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वह 960 रुपये निकल कर आएगा, जो कि आपका 1 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो निकला है कि 1 ईयर का जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है 960 रुपये है। 2 ईयर्स की यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो आपका 1920 रुपये निकल कर आएगा, जो कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। चूँकि 2 साल में जो प्रॉपर यहाँ पर मूलधन जो दिया गया है वो 9,920 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपली हम 9,920 रुपये में से यहाँ पर हम 1920 रुपये जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा वो 8,000 रुपये निकल कर आएगा। यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1920 रुपये 2 साल के लिए, तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा 1920 रुपये है, प्रिंसिपल हमारा 8,000 निकल कर आ गया है। रेट है यहाँ पर हमारा फाइंड आउट करना है, टाइम फ्रेम 2 ईयर्स ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट हो जाएगा, 1 जीरो से यहाँ पर कट हो जाएगा। जब आप 2 से यहाँ पर आप करेंगे तो 96 टाइम्स कटेगा और 8 से यहाँ पर 12 टाइम्स से कट जाएगा। जो रेट निकल कर आएगा आपका वह 12% निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ इट्स बेस इज डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक राइट सर्कुलर कोन यानी शंकु का आयतन यहाँ पर वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसकी ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर आधार के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर सिंपली हम वॉल्यूम का यहाँ पर फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जो कोन होता है वो कोन इस प्रकार के शेप में होता है। यहाँ पर जो इसका बेस होता है वो ऑलरेडी एक सर्किल के बेस में होता है। यानी यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर हमें एरिया ऑफ बेस यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। चूँकि आप जानते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चूँकि यहाँ पर सिंपली हमें पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम यहाँ पर 462 दिया गया है ऑलरेडी, 1/3 यहाँ पर हम रखेंगे, पाई आर स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना है और एच का वैल्यू यहाँ पर सिंपली हमें 12 दिया गया है। यहाँ पर 4 टाइम्स में कट हो जाएगा और यहाँ पर जैसे हम कट करेंगे 462 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर सिंपली निकल कर आएगा 115.5 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि इस पार्टिकुलर कोण के लिए एरिया ऑफ बेस यहाँ पर होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 12 पंप्स वर्किंग 6 आवर्स अ डे कैन एम्प्टी अ completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoirs in 12 days? यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई 12 पंप है जो 6 घंटे कार्य करके पूर्ण रूप से जो जलाशय जो 15 दिनों में खाली कर देता है। ऐसे 12 पंप जो ऐसे कितने पंप होना चाहिए जो 9 घंटे काम करके उसी पंप जलाशय को 12 दिनों में खाली कर दे। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो होता है वो मैन यहाँ पर पंप 1, फिर यहाँ पर आवर फर्स्ट के केस में और यहाँ पर डे फर्स्ट जो कि इक्वल होना चाहिए, क्योंकि काम यहाँ पर वर्क जो है वो दोनों से केसों में समान है। केवल यहाँ पर जो पंप का नंबर से वो चेंज कर किया गया है, कितने यहाँ पर होगा वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड सिनेरियो यहाँ पर होगा पंप 2, आवर्स 2 और डे 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर फॉलो करेंगे हम। तो पहले में यहाँ पर 12 पंप दिया गया है, वह 6 आवर्स यहाँ पर डे यहाँ पर करता है और 15 दिनों में इसे कंप्लीट कर देता है। सेकेंड यहाँ पर पंप यहाँ पर निकालना है, पंप का नंबर्स आवर्स दिया गया है, यहाँ पर वह दिया गया है 9 आवर्स दिया गया है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर 9 आवर्स रखेंगे और
जो 12 डेज का यहाँ पर दिया गया है कि 12 डेज तक वो कंप्लीट करता है। यहाँ पर सिंपली अगर बात करें हम 12 से 12 यहाँ पर कट हो जाएगा सिंपली, 2 से यहाँ पर 3 टाइम्स में 6 होगा, उसी प्रकार यहाँ पर 3 टाइम्स में 9 कट हो जाएगा। यहाँ से 3 से यहाँ पर 15 5 टाइम्स में, और जो नंबर्स निकल कर आएगा सेकेंड पम्प का वो 10 के नंबर्स में यहाँ पर निकल कर आएगा, जो उसी काम को करने में 9 घंटे प्रत्येक दिन करके 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इज 1324 रुपीज द सम इज। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर कोई एक अमाउंट है, वो 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है इसका वो 1324 रुपये हो जाते हैं। तो उस केस में जो इसका प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा वो यहाँ पर बताने हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपली वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, और यहाँ पर टाइम फ्रेम होता है -1 होता है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। चूँकि यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 रुपये दिया गया है, पी यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट करना है, रेट हमारा 10% दिया गया है तो 1 प्लस 10/100 हो जाएगा, टाइम फ्रेम हमारा 3 years दिया गया है -1 हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़कर जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पर 1324 इक्वल टू 331 P/100 यहाँ पर निकल कर आएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो यह हमारा 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इंटू 1000 जो कि इक्वल होगा 4000 के, जो इस दिए गए प्रश्न के लिए इसका प्रिंसिपल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ये इंग्लिश से यहाँ पर आइटम फ्रेज से प्रश्न पूछे गए हैं। ये फियर वेदर फ्रेंड्स मीन्स, यानी ये फियर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है अनरिलायबल फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स इज नॉट रिलायबल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी वैसा फ्रेंड जो कि गुड कंडीशन में साथ हो लेकिन बैड कंडीशन में साथ ना हो, तो उस प्रकार के फ्रेंड्स को ये फियर वेदर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर एंड अनरिलायबल फ्रेंड्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग फैलेसी। फैलेसी का यहाँ पर बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग पूछा गया, यानी साइनोनिम्स यहाँ पर पूछा गया है। तो फैलेसी का यहाँ पर मतलब होता है झूठा विश्वास या भ्रांत धारणा, यानी फॉल्स बिलीफ यहाँ पर बोल सकते हैं फैलेसी का मतलब। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सेम मीनिंग का वो मिस्टेकन बिलीफ यहाँ पर हो जाएगा, यानी झूठा विश्वास। सेकेंड यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। यहाँ पर अग्री का यहाँ पर पूछा गया बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो अग्री की अगर बात करें हम तो अग्री का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी आगे फ्यूचर्स में क्या होगा उसके रिलेटेड यहाँ पर प्रेडिक्ट करना। तो इस प्रकार के जो है वह सेम जो मीनिंग होगा वह प्रोफेसी यहाँ पर देगा। तो प्रोफेसी का भी मतलब होता है प्रेडिक्ट करना यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द वन ऑफ द बीच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का यहाँ पर बेस्ट मीनिंग कौन यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा साइनोनिम्स के तौर पर, वो यहाँ पर पूछा गया था। डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, यानी कोई किसी पद से घटाना या डिमोटिवेट के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है डिस्पैरेज करना। तो डिस्पैरेज का यहाँ पर अगर बात करें उपेक्षा करना, तो इस केस में जो सही उत्तर होगा बी लिटल, यानी उससे पद घटाना या उपेक्षा करना यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा, उपेक्षा करना या पद घटाना।
इस केस में इसका सही जो साइनोनिम्स होगा वो बिलिटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द वर्ड अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है वर्बोज का। वर्बोज की यहाँ पर बात करें तो वर्बोज क्या होता है कि कोई आवश्यकता से अधिक यहाँ पर कोई शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसे उस केस में हम उसे वर्बोज के तौर पर लेंगे। तो उसका जो जस्ट अपोजिट मीनिंग होगा वह ससिंक्ट, यहाँ पर इसका सही अपोजिट मीनिंग होगा। यानी वर्बोज का मतलब होता है अधिक, आवश्यकता से अधिक। ससिंक्ट का मतलब होता है कम लैंग्वेज में संक्षिप्त रूप से उसे सॉर्ट आउट करना। तो यहाँ पर जो अपोजिट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर बी ससिंक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। यानी यहाँ पर हट्टी का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। तो हट्टी का जो होता है वह घमंडी होता है। घमंडी, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग जो होगा वो हम्बल होना चाहिए। हम्बल यानी विनम्र। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू यूलोगिसिड। यूलोगिसिड का यहाँ पर अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। तो यूलोगिसिड की अगर बात करें सिड का, तो यूलोगिसिड का मतलब होता है प्रशंसा करना। जिसका अगर बात करें अपोजिट मीनिंग का तो कंडेम करना, यहाँ पर निंदा करना किसी को, तो उसको जस्ट अपोजिट के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह सिंपली करंट अफेयर्स के बिहाव पर एवं जीके के बेसिस पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पर, रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड अ नोवेल एंड सेफर मेथड टू मास प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। यानी हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए एक नवीन एवं सुरक्षित विधि विकसित की है। यानी यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का नाम फाइंड आउट करना है जिसके द्वारा अभी हाल ही में नोवेल एंड सेफर मेथड को यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है, जिसके माध्यम से हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं मास बेसिस पर। तो वह यहाँ पर डेवलप किया गया है IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मेनली बेंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत यह सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो पूछे गए हैं विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी हाल ही में किस संस्थान ने DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया है। तो यह मेनली IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। यानी IIT कानपुर के द्वारा DRDO के कोलेब्रेशंस के साथ साथ जो DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी DIACOE यानी DRDO इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के मामले में या नए टेक्नोलॉजी के जनरेशन्स में यह हेल्पफुल होगा। इसको देखते हुए दोनों IIT कानपुर एवं DRDO के कोलेब्रेशन के साथ यह यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच इंस्टीट्यूशन सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस संस्था ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्माण का सुझाव दिया है। तो यहाँ पर बात करें जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने सजेशन दिया है कि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को डेवलप किया जाए जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तौर पर कंसीडर करेंगे। यानी यह शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो AIDAI के तौर पर इसे हम जानेंगे, जिसका काम ये होगा कि प्रॉपर वो रेगुलेटर एवं एडवाइजरी बॉडी जितने भी AI रेगुलेटेड जो मैटर्स होंगे उन पर यह अपना सुझाव देंगे।
तो यह जो सुझाव है AIDAI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जारी करने का यह सुझाव ट्राई के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत के पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? यानी फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च इन सितंबर 2023, यह है आदित्य L1, जिसे 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था और इसका मेन पर्पस था सन के सतह को स्टडी करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच कंट्री लॉन्चेड 100 प्रैक्टिकल यूज केसेस ऑफ जनरेटिव AI इन मीडिया? किस देश के द्वारा मीडिया में जनरेटिव AI के 100 व्यवहारिक उपयोगों के मामले में लॉन्च किए गए हैं? यानी जो 100 प्रैक्टिकल यूजेस केसेस जो है जनरेटिव AI इन मीडिया केस में, यह UAE के द्वारा यहाँ पर जारी डेवलप किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, पूछे गए हैं व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ प्रीमेचर डेथ ऑफ सेल्स एंड लिविंग टिश्यू? यानी कोशिका एवं जीवित ऊतकों का असामयिक मृत्यु का सही नाम क्या है? प्रीमेचर डेथ ऑफ सेल्स एवं लिविंग टिश्यू का। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो नेक्रोसिस होते हैं और जो लिविंग टिश्यू होते हैं, इसका जो प्रीमेचर डेथ होता है, इसका इसी के नेम को हम नेक्रोसिस के तौर पर जानते हैं। और यह मेनली जो बीमारी या चोट या जो रक्त की जो आपूर्ति के दौरान जो विफलता के कारण जो कोई भी जो बॉडी पार्ट्स है या जो हमारा टिश्यू जो होते हैं, इनमें अधिकांश या अधिकतर जो कोशिकाएं होते हैं, सेल्स होते हैं, इसमें मृत्यु की संदर्भित होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर इसे हम नेक्रोसिस के तौर पर जानते हैं, जिसे हम हिंदी फॉर्म में परिगलन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्रीमेचर्स जो नेम होगा डेथ का सेल्स एवं लिविंग टिश्यू का, उसे नेक्रोसिस के तौर पर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? चूंकि मैटर्स जो है स्टेट्स, वो 5 स्टेट्स के तौर पर वर्तमान में है, जिसमें अगर बात करें पहला दूसरा तीसरा के अंतर्गत हमारा सॉलिड लिक्विड एवं गैसेस आते हैं। जबकि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की अगर बात करें तो इसमें हमारा प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा सिंपली गैस के अंतर्गत जो एनर्जी को ऐड करके हम बनाते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने एटम्स को छोड़कर निकलते हैं। तो इस प्रकार के स्टेट्स को हम प्लाज्मा के तौर पर लेते हैं। तो यह सिंपली जो प्लाज्मा है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि एक 5वां स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रोटीन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? जो प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे बना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रोटीन्स की यहाँ पर बात करें अगर, तो यह मेनली एमिनो एसिड के माध्यम से यह फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेलोसिटी? निम्नलिखित में से किसके पास सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होता है? तो यहाँ पर टोर्नेडो जो होगा बवंडर, उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह मेनली जो टोर्नेडो होता है वो पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत यह ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का यहाँ पर यूनिट पूछा गया, जो कि स्टेरेडियन होता है, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है सिंपली पास्कल्स के लॉ पर यह वर्क करता है। पास्कल के लॉ से यह बताता है कि जब भी किसी आइटम्स के अंतर्गत अगर जो लिक्विड पदार्थ को किसी भी हिस्से पर बाहरी दबाव लगाया जाता है तो यह बिना काम हुए सभी दिशाओं में सेम रूप से वो अपना संचारित प्रेशर को करता है। तो इसी प्रिंसिपल के आधार पर जो हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह है वो कार्य करते हैं, यानी पास्कल लॉ इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु वाज डॉक्टर VS अरुणाचलम हु पास्ट अवे रिसेंटली। यानी जो डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे जिसका निधन हाल ही में हुआ था? तो यह थे फॉर्मर DRDO डायरेक्टर जनरल थे। यह 1982 से लेकर 1992 तक DRDO का डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो कांडला सेज जो है यह भारत का पहला इंडियन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज के तौर पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा, कांडला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जो कांडला इकोनॉमिक सेज जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररी एसिड रेन इन कोल्ड रीजन्स। कोल्ड रीजन्स के अंतर्गत टेम्पोररी अगर एसिड रेन्स का होता है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स होगा कौन सा होगा? तो जो कोल्डर जोन्स के अंतर्गत अगर एसिड रेन होता है अम्लीय वर्षा, तो इसके लिए जो जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल केमिकल होता है वह होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोल्डर रीजन के अंतर्गत टेम्पोररी एसिड रेन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच एमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस पॉपुलरली। निम्नलिखित में से लोकप्रिय रूप से लाफिंग गैस कौन सा है? तो जो पॉपुलरली रूप से यहाँ पर लाफिंग गैस को लिया जाता है वह मेनली है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम N2O के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के तौर पर पॉपुलरली जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द रूल्स रिलेटिंग टू गिविंग टेकिंग ऑफ डाउरी इज कंटेंट इन रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। यानी जो रेलवे आचरण नियम जो है 1966 के कौन से रूल के अंतर्गत दहेज देना एवं लेना इसमें प्रोहिबिटेड किया गया है, उससे रिलेटेड रूल्स बताए गए हैं। तो यह रूल 13A के अंतर्गत बताया गया है डाउरी सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें किसी प्रकार का डाउरी का गिविंग एवं टेकिंग करने पर यहाँ पर प्रोहिबिट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग अ रेलवे एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन। किसी भी कर्मचारी को सस्पेंशन में रखने के लिए किस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म 1, जिसके माध्यम से किसी भी कर्मचारी को सस्पेंशन में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं SF2 के अंतर्गत जब कर्मचारी को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है 48 आवर्स के बाद, तो उसे शुरुआती पीरियड से डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। तो उस केस में कर्मचारी को SF2 जारी किए जाते हैं। वहीं SF3 जो है वह निलंबन कर्मचारी को निर्वाह भत्ता यानी सब्सिक्वेंट अलाउंस दिया जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग सिंपली रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन निलंबन से बहाली के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर विल कंसिस्ट ऑफ, अस्थाई पेंशन खाता नंबर संख्या जो है वो शामिल होगा कितने डिजिट का होता है, तो जो PPAN जो है वह मेनली 16 डिजिट्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, यानी जो स्टॉक को वस्तुओं को खरीद के लिए जो आवंटित किया गया जो धनराशि होता है उसे परचेज ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी परचेज ग्रांट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रूल 25A ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील्स विथ, यानी जो रूल 25 एवं 25A है दोनों केसों में देखेंगे। 25 के अंतर्गत सिंपली प्रोविजन फॉर रिवीजन को बताया गया है, रिवीजन। वहीं अगर बात करें 25A के अंतर्गत तो सिंपली यहाँ पर रिव्यू के रिगार्डिंग बताया गया, प्रोविजन फॉर रिव्यू। चूँकि यहाँ पर प्रश्न में केवल रूल 25A के रिगार्डिंग पूछा गया है तो प्रोविजन फॉर रिव्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 डील विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, यानी जो ड्यूटी पीरियड के दौरान जो महिला कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनके सेक्सुअल हरासमेंट के रिलेटेड प्रोहिबिट करने के लिए जो रूल बनाया गया है कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत, वो कौन से रूल के अंतर्गत बताए गए हैं, तो यह सिंपली रूल 3C के अंतर्गत यह बताया गया है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रूल 3A के अंतर्गत प्रॉम्प्टेस एवं कॉर्टसी के रिगार्डिंग है, जबकि रूल 3B के अंतर्गत ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रूल 3 के अंतर्गत पहले नंबर जो 3 के फर्स्ट में बताया गया कि मेंटेन एब्सोल्यूट ड्यूटी इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग बताया गया है, जबकि 2 के अंतर्गत मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, 3 के अंतर्गत डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, इससे रिलेटेड बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो अनुशासन एवं अपील नियम के कौन से रूल के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कंडीशन में इंक्वायरी करना के मैंडेटरी नहीं होगा, इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में कर्मचारी को रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस विदाउट इंक्वायरी किया जा सकता है। तो यह रूल 14 के 2 के अंतर्गत यह बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डिटेल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बजट अलॉटमेंट मेड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस इज कंटेन इन, रेलवे प्रशासन को किए गए बजट आवंटन का विस्तृत विवरण इसमें निहित है, यानी जो रेलवे से रिलेटेड जो बजट अलॉटमेंट होता है उसका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह पिंक बुक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है MRVC, MRVC का फुल फॉर्म होता है मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी जितने भी मुंबई के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन स्तर पर जितने भी विकास होंगे उससे रिलेटेड MRVC का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, यानी मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है RCT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो RCT का फुल फॉर्म होता है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 के अंतर्गत किया गया था। इसके माध्यम से जो हमारे दिल में एक्सीडेंट्स के दौरान जो हमारे गुड्स या कोचेज का जितने भी डैमेजेस वगैरह होते हैं इनका जो क्लेम्स वगैरह होता है ये सारे RCT के माध्यम से किए जाते हैं, यानी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं समान कार्य से अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने के लिए वाले कर्मचारी को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी अगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के
कार्य से अतिरिक्त कार्य अगर करता है तो उसके लिए उसे प्रति माह 300 रुपये पर मंथ इसे एक्स्ट्रा तौर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बात करें हम 300 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा उसे सैलरी में ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी कारखाने को दिए जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है और कितने कर्मियों में वितरित किए जाते हैं। तो जब भी सामूहिक नगद पुरस्कार योजना जब प्रोवाइड करवाया जाता है किसी वर्कशॉप कर्मचारी को, तो इसमें जो मनी का कंट्रीब्यूशन है वो 4,000 रुपये किया जाता है और यह जो है 5 कर्मचारियों में बराबर बराबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 1965 तक कौन सी भाषा प्रिंसिपल राजभाषा के तौर पर तथा सब्सिडरी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर कार्यरत था। तो टिल 1965 तक इंग्लिश को एज अ प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था, जबकि हिंदी को सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंसीडर किया जाता था। बट चूँकि यहाँ पर 1965 के बाद जस्ट अपोजिट कर दिया गया, लेकिन टिल 1965 तक यह प्रिंसिपल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश एवं हिंदी को सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ईयर 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसका गठन 1976 में किया गया था, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय उसके अध्यक्ष थे ओम मेहता। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल मेंबर्स 30 की संख्या में होते हैं और इसमें लोकसभा से 20 मेंबर्स, राज्यसभा से 10 मेंबर्स और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के भाग 17 पार्ट 17 किस तारीख को संसद में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। यह संविधान सभा में भाग 17 के अंतर्गत को यहाँ पर पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा संकल्प यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस को 1968 में किस सदन के द्वारा पारित किया गया था? तो यह 18 जनवरी 1968 को राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के द्वारा इसको पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि हिंदी भाषा को प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। इस पर्पस को देखते हुए ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस 1968 में लाया गया था। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संघ की राजभाषा में संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 में टोटल 9 आर्टिकल का मेंशन किया गया है का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह जो 340 से लेकर 351 तक का जो आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, यह भाग 17 के पार्ट 17 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के तौर पर शामिल किया गया, घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश एवं बिहार के अंतर्गत उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर घोषित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संसदीय राजभाषा समिति में कितनी उप समितियाँ हैं, यानी हाउ मेनी सब कमेटी अवेलेबल इन पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के अंतर्गत जो समिति है इसका नंबर टोटल 3 के संख्या में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें से जो सेकेंड सब कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिसर्स को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम ने लास्ट फाइनल पाठ्यक्रम कौन सा है? तो फाइनल पाठ्यक्रम प्राग को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि प्रमोद जो है वह इनिशियल
पाठ्यक्रम के तौर पर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।